देशाच्या लोकशाहीसाठी आणि संविधानासाठी महत्त्वाची आहे आणि या निवडणुकीला कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातून केंद्रातल्या सरकारला सत्तेतून बाहेर काढणं ही भूमिका घेऊन काँग्रेस पक्षाने जी काही रणनीती तयार केली, महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही रणनीती तयार केली, त्या रणनीतीच्या आधारावर आज आमचे कॅम्पेन समितीचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, CLP नेते बाळासाहेब थोरात आणि सगळेच ज्या कमिटीचे सन्माननीय मुंगेकर साहेब, सगळे सन्माननीय मंडळी त्याच्यात होती आणि विविध विषयावर जी रणनीती आम्हाला करायची होती त्याबद्दलचं प्रचार कॅम्पेन कसं करायचं त्याच्यावरची चर्चा झाली आणि महाराष्ट्रामध्ये यावेळेस आम्हाला लोकांचा आशीर्वाद मिळेल, जे मुद्दे घेऊन आम्ही लोकांच्या पुढे जातो आहे। आमचे नेते राहुल गांधीजींनी कन्याकुमारी ते काश्मीर, मणिपूर ते मुंबई जी यात्रा केली, देशातल्या विविध भागात ते पोहोचलेत आणि त्या माध्यमातून लोकांच्या जनभावना, मग महिलांच्या असतील, तरुणांच्या असतील, शेतकऱ्यांच्या असतील, गरिबांच्या असतील, कामगारांच्या असतील, सगळ्या भावना समजल्यात आणि जवळपास 5 गॅरंटी, त्याच्यामधले 25 मुद्दे, सर्व स्तराच्या लोकांना सत्तेचा वाटा कसा राहील आणि या सत्तेच्या वाट्यामध्ये सगळ्या समूहाला कसं सामावून घेतलं जाईल, ही मुद्दे आम्ही आणलेले आहेत। ते मुद्दे डोर टू डोर लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि त्या माध्यमातून जी काही फेकुगिरी 14 मध्ये झाली, जे जुमलेबाजी 14 आणि 19 मध्ये झाली, या जुमलेबाजांना सत्तेतून बाहेर काढणं आणि लोकशाहीची पाळंमुळं मजबूतीनं पुन्हा उभं करणं हा संकल्प आमचा आहे आणि त्याच पद्धतीचं कॅम्पेन असेल, कमिटी आमची असेल, कोऑर्डिनेशन कमिटी असेल, आमची मीडिया कमिटी असतील, ज्या कमिट्या आमच्या आहेत त्या कमिटीच्या माध्यमातून हा सगळा प्रचार आम्ही करू, अशा पद्धतीची आजची ही मीटिंग झालेली आहे। ज्याप्रमाणे आम्ही आमची जी गॅरंटी आहे, कारण की गॅरंटी शब्दसुद्धा भाजपने आमचा चोरलेला आहे। कर्नाटकमध्ये राहुलजींनी पहिल्यांदा गॅरंटी त्या ठिकाणी दिली, कर्नाटकच्या जनतेने राहुलजींना आशीर्वाद दिला, काँग्रेसला आशीर्वाद दिला, त्या ठिकाणी सत्ता आली आणि पहिल्या 2-3 कॅबिनेटमध्ये पूर्णच्या पूर्ण गॅरंटी आम्ही पूर्ण केल्यात। तेलंगणामध्ये तेच झालं, हिमाचलमध्ये तेच आम्ही केलं आणि म्हणून राहुलजीच्या गॅरंटीवर भरोसा आहे। आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या गॅरंटीवर विश्वास आहे की हे बोलतात त्याप्रमाणे करतात आणि मग शेतकऱ्यांसाठी त्याला MSPचा कायदा आणून 1.5 पट शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मालाला भाव देण्याचं एक गॅरंटी आम्ही दिलेली आहे। शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर असतील, विद्युत पंप असतील, त्याला लागणारं साहित्य असेल, खत असेल, बियाणं असेल, औषधी असतील, त्या सगळ्यावर लावलेली हा जो गब्बर सिंग टॅक्स आहे, ज्याला GST म्हणतो, ते सगळे GST मुक्त शेतकऱ्यांना वस्तू मिळेल अशा पद्धतीची व्यवस्था त्या ठिकाणी केलेली आहे। कर्ज माफीचा आयोग निर्माण करून शेतकऱ्यांच्या त्या परिस्थितीमध्ये त्या शेतकऱ्यांचं बिना मागल्याने कर्ज माफ करण्याचा निर्णय यामध्ये आम्ही केलेला आहे। स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसीच्या ज्या भूमिका होत्या, ज्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारने गुंडाळल्यात, त्या पूर्ण लागू करण्याची भूमिका आम्ही घेतलेली आहे। तरुणांना 30 लाख आज ज्या केंद्राच्या नोकऱ्या वाचलेल्या आहेत, जे केंद्र सरकार भरायला तयार नाही आहे, खाजगीकरणाच्या माध्यमातून त्या नोकऱ्या सगळ्या संपवायला लागलेल्या आहेत, त्या सगळ्याच्या सगळ्या नोकऱ्या या देशाच्या तरुणांना द्यायचा एक निर्णय त्याच्यामध्ये घेतलेला आहे। मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढवलेली आहे, तरुणांच्या हाताला काम नाही, म्हणून 5,000 कोटीचा फंड त्याच्यामध्ये गोळा करून त्यांना उद्योजक बनवण्याचा एक आम्ही भूमिका घेतलेली आहे आणि ज्या मुलामुलींना नोकऱ्या नसतील तर त्याला 8,500 महिन्याचे देण्याचाही निर्णय त्याच्यामध्ये आम्ही घेतलेला आहे। दर
वर्षाला गरीब महिलांना 1,00,000 रुपये देण्याचाही निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. कामगारांसाठी, मजुरांसाठी विविध योजना 25 मुद्दे त्याच्यामधले आहेत. त्याचं आम्ही तुम्हालाही जाहिरातीच्या माध्यमातून आपणही दाखवतात आहात. आम्हाला भाजपला विचारतात हे पैसे आणणार कुठून. आम्हाला तर उलट आम्ही देशाचे पैसे वाचवणार आहोत. देशाच्या जनतेचा हिस्सेदारी आहे, ते देशाच्या जनतेला मिळालेच पाहिजे. पण तुमच्या मित्रांना मुठभर 500 उद्योगपतींचं 16.5 लाख कोटीचं कर्ज तुम्ही माफ केलं, तर तुम्ही आणलेले हे पैसे कोणाचे होते? हेही जनतेचे होते. तुमच्या मित्रांचे कर्ज तुम्ही माफ केलं 16.5 लाख कोटीचं. आम्ही तर 2 लाख कोटी रुपये फक्त लोकांचे, ते लोकांचे पैसे आहेत, ते लोकांपर्यंत पोहोचवणार. आणि गब्बर सिंग टॅक्स ज्याचा उल्लेख सातत्यानं राहुल गांधीजी करायचे, आमचं सरकार आलं तर गब्बर सिंग टॅक्स आम्ही रद्द करू. GSTचं जे काय आज माध्यमातून व्यापाऱ्यांना, लहान व्यापाऱ्यांना जे लुटलं जातं आहे, गरिबांना लुटलं जातं आहे, मध्यमवर्गीयांना लुटलं जातं आहे, शेतकऱ्यांना लुटलं जातं आहे, हा गब्बर सिंग GST आम्ही रद्द करू, ही भूमिका राहुल गांधीजींनी, मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांनी मांडलेली आहे. त्याच्यामुळे जनतेचा विश्वास हा इंडिया अलायन्सच्या बाजूने उभा झालेला आहे आणि त्या पद्धतीचं वातावरण सुरू झालेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये पहिल्या टप्प्यातल्या ज्या निवडणुका आहेत त्याच्यामध्ये 5 ठिकाणी या निवडणुका सुरू आहेत, प्रचार सुरू झालेला आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, रामटेक अशा 5ही जागी इंडिया आघाडीचे 5ही उमेदवार जिंकतील अशा पद्धतीचं चित्र आज विदर्भामध्ये झालेलं आहे. पहिल्याच टप्प्यामध्ये सुरुवात झालेली आहे. दुसऱ्या टप्प्याच्याही निवडणुकामध्ये त्याच पद्धतीचं वातावरण आहे. लोकांनी निवडणूक हातात घेतलेली आहे. देशाचं संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी जनतेने स्वतः पुढाकार घेतलेला आहे. मी जनतेचंही आभार मानतो की मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आणि राहुल गांधींनी जे आव्हान केलेलं आहे, इंडिया आघाडीने जे आव्हान केलेलं आहे, त्या आव्हानाला महाराष्ट्रातली जनता साथ देत आहे. म्हणून मी महाराष्ट्राच्या जनतेलाही धन्यवाद देतो आहे. प्रश्न विचार. त्यांचं स्टार प्रचारकमध्ये नाव आलं होतं, ते आम्ही रद्द केलं. आणि ज्या पद्धतीनं त्यांचं वक्तव्य आता येतात आहे त्या आधारावर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईची सुरुवात झालेली आहे. आज रात्रीपर्यंत तो पण निर्णय येईल. त्यांनी कुठं जावं तो त्यांचा निर्णय आहे. बिल्कुल उनका स्टार प्रचारक में नाम आया था, वो हमने कैंसिल किया है. और जिस तरह से उनके वक्तव्य आ रहे हैं वो किसी की सुपारी लिए जैसे वक्तव्य कर रहे हैं, और इसलिए उनके ऊपर शिस्त भंग की कार्रवाई की जाएंगी. आज उनके ऊपर कार्रवाई आज या कल में हो जाएगी. क्या पार्टी से निकाला जाएगा? कार्रवाई होंगी, कोई नोटिस नहीं है, ऑन द स्पॉट. आज बैठक थी कांग्रेस की रणनीति तय करने को लेकर, क्या कुछ हुआ बैठक में, क्या तय किया गया? आज हमारे महाराष्ट्र के नेता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी के नेतृत्व में जो कैंपेन कमेटी हमारी बनी है और जो विविध कमेटियां जो चुनाव के समय बनती हैं उनकी आज मीटिंग हुई. उसमें जिस तरह से गलत प्रचार कर कर लोगों को गुमराह करने का काम जो बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसको कैसा रोका जाए. जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई जो पदयात्रा की और देश के करोड़ों लोगों को वो मिले, महिलाओं से मिले, युवाओं से मिले, किसानों से मिले, कामगार से मिले और गरीब लोगों से मिले, और उन सबको न्याय कैसा दिया जाए उसके आधार पर जो गारंटी राहुल गांधी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहब ने बनाई, उसका डोर टू डोर कैंपेन करने का हम लोगों ने आज के मीटिंग में तय किया है. और उसके आधार पर, क्योंकि उस 25 गारंटी जो है वो विविध स्तर को उसको पहुंचाया जाएगा, जिसमें जाति निहाय जनगणना का भी एक मुद्दा है. जो देश के सभी जातियों के लोगों का स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसको मकान की ज़रूरत है क्या, उस परिवार में लोग पढ़े हैं कि नहीं, उनको 2 टाइम का खाना मिलता है कि नहीं,
उनको रोजगार है कि नहीं, ये सब मुद्दों का आर्थिक उसमें सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसको राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम स्क्रीनिंग करेंगे, जिससे उस लोगों की जो जरूरत है उस जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें सुविधा होगी। जो 50% का आरक्षण की जो मर्यादा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगा के रखी है उसको भी हटा देंगे स्क्रीनिंग के माध्यम से। वो एक मुद्दा उसमें है। सेकंड इशू है कि किसानों का सबसे बड़ा इशू है, जिससे किसानों को गए 10 साल में जिस तरह से मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो बर्बाद किया है, वो किसानों को न्याय देने की भूमिका। क्योंकि आज भी एमएसपी के लिए जब किसान दिल्ली में गए, दिल्ली में वो ना आए करके उनको खिले गड़ाए गए, उनके ऊपर गोली की बरसात की गई, उनको जान से मारने का काम मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किया। और राहुल गांधी जी ने उनके मोर्चे के सामने, किसानों के सामने जाकर कहा कि हम एमएसपी लागू करेंगे, वो वादा पूरा करेंगे, किसानों के फसल को 1.5 गुना दाम देने का वादा हमने उसमें किया है। सेकंड इशू है कि जो स्वामीनाथन समिति की सिफारिश थी कि किसानों का कर्जा माफी का, उसके लिए भी आयोग बिठाएंगे। किसानों को कर्जा माफी की मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको आयोग के माध्यम से, आयोग जो सिफारिश करेगा उसके आधार पर सरकार कटिबद्ध रहेगी कि किसान का कर्जा भी माफ करेंगे। जो जीएसटी का, जिसको राहुल गांधी जी गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, वो किसानों के भी पीछे भी लगाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। जिसे उसको ट्रैक्टर लेना हो, उसको मोटार पंप लेना हो, या उसके लिए लगने वाले जो भी औजार हो, बीज हो, फर्टिलाइजर हो, दवा हो, उसके ऊपर 18% जीएसटी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिठाई और उससे किसानों की लूट की जा रही है। वो पूरा जो जीएसटी किसानों के ऊपर लगाया गया है, वो पूरी उसको कैंसिल करने का और उसको मुक्त करने की भूमिका उस माध्यम से ली गई है। युवाओं के लिए भी कई योजना हमने बनाई है, जिसे युवाओं को, जो केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरियां बची हुई है, वो पूरी नौकरियां हमारे देश के युवाओं को दी जाएगी। और जो बच्चों को हम नौकरी नहीं दे सके तो उनको 8,500 रुपया हर महीने में स्टाइपेंड दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए का एक निधि उसमें फंड उसमें जमा किया जाएगा, जिससे जिस बच्चों को रोजगार के लिए, उनके उद्योग के लिए, स्टार्टअप के लिए वो पैसा उसमें खर्चा किया जाएगा, बगैर बैच का वो पैसा दिया जाएगा। हम युवाओं को, जो पढ़े लड़कों को अगर नौकरी नहीं दे सकते तो उनको उद्योग बनाने का सपना भी जो उनका है वो पूरा करने का वादा उसमें किया है। देश के गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया दिया जाने वहाँ पर दिया जाएगा। बीजेपी वाले पूछते कि इस तरह का हमने कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो योजना बनाई है, तो उसमें हम साल का 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। बीजेपी बोलती है ये पैसा कहाँ से लाएगा? तो हमारा जवाब उनको है कि तुम्हारे मुट्ठी भर मित्रों के लिए तुमने 16.5 लाख करोड़ रुपया उनका माफ किया, तो हम तो देश के पैसे बचाएंगे। देश में जो महंगाई बढ़ाई गई है और जो आम लोगों को लूट कर जिस तरह से अपने मुट्ठी भर मित्रों को दिया जा रहा है, हम उस कानून को रद्द करेंगे। जो राहुल गांधी जी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स है, उसको हम रद्द करेंगे। जो आज व्यापारी परेशान है, व्यापारियों को भी न्याय दिया जाएगा। हमारी एक मांग थी कि जो हमारे ओपीएस, जो पुरानी पेंशन वालों का भी जो इशू था, उसमें भी हमने कहा कि वो हमारे मैनिफेस्टो में आए, लेकिन केंद्र सरकार का ये मुद्दा नहीं होता तो राज्य में हम इसको लागू करेंगे। इस तरह से कई मुद्दों को लेके हम आगे जा रहे हैं। जो 25 मुद्दे गारंटी हमने दी है, जिसके ऊपर विश्वास है, वारंटी के साथ है। कर्नाटक में हमारी सरकार आई, राहुल जी और मल्लिका खड़गे साहब, अर्जुन साहब जी ने जो वादा किया था वो गारंटी हमने पूरी की। तेलंगाना में हमने गारंटी पूरी की, हिमाचल में हमने गारंटी पूरी की। लेकिन ये फेकू सरकार, ये जुमलेबाज सरकार, जिन्हें हमेशा धोखाधड़ी चुनाव के पहले लोगों को और चुनाव के बाद में इन लोगों ने की है, और इसलिए जनता में गुस्सा है। जनता आज इंडिया अलायंस के साथ आपको देखने मिलती है। वही क्लाइमेट आज पूरा है। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो पहले 5 जो पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे पहले फेज में, 5 जगह इंडिया अलायंस के उम्मीदवार चुन के आएंगे।
और लोग उम्मीदवारों के साथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आज है और पांचों चुनाव पहले फेज में हम जीतेंगे। आज उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने दो सीटें मुंबई की उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा हुआ है कि हम जो 6 सीट में से 2 सीट हमारे मित्र पक्ष को देते हैं, एक तो उत्तर मुंबई, दूसरा उत्तर मध्य मुंबई। ये दोनों सीट से आप चुनाव लड़ेंगे, आपके उम्मीदवार कौन हो सकते हैं और सेटिस्फाइड है क्या आप? सांगली सीट को लेकर हम आज 6:30 बजे मीटिंग है, उसमें आज तय होगा। हमारी कोशिश है कि जो जगह कांग्रेस की है, कांग्रेस वहाँ विन हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही भूमिका रखी थी कि मेरिट के आधार पर डिसीजन हो, और हम चाहते हैं कि मेरिट के आधार पे हो, क्योंकि बीजेपी को हराना है तो उस तरह की चीज़ें होना चाहिए। इसलिए सांगली हो, भिवंडी हो, मुंबई की जगह हो, उस पर आज शाम को 6:30 बजे चर्चा होगी और उस पर आज निर्णय होगा। आज ये विषय हम क्लोज करना चाहते हैं, हमारे तरफ से हम कोशिश करेंगे। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा या तो फ्रेंडशिप करो या तो फाइट करो, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। इतने हार्ड वर्ड में जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी है, आपकी मीटिंग में कोई नतीजा निकलेगा? सांगली को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। क्या आप नेगोशिएट करने को तैयार है सांगली की सीट या भिवंडी की सीट? वो तो फ्रेंडशिप को भी मैं कांग्रेसी हूँ, मैं किसी के जैसे हार्ड वाली लैंग्वेज नहीं बोलता। मैं जब दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ तो मैं दोस्ती पूरी निभाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मैंने कहा है कि हम लोग मेरिट के आधार पर डिसीजन लेंगे, उसी आधार पर मैं कहूँगा। मैं उनसे भी ज़्यादा हार्ड बोल सकता हूँ, लेकिन मैं काँग्रेसी हूँ। सेकंड, आणि त्यावर विश्वजित कदम यांनी असं म्हटलंय की आम्ही जोपर्यंत तो निर्णय होणार नाही तोपर्यंत सर्व काँग्रेसच्या बैठकीला गैरहजर आहे। सांगली असेल, भिवंडी असेल, मुंबई असेल, या तिन्ही जागेमध्ये काँग्रेस आग्रही आहे। आज संध्याकाळी 6:30 वाजता मीटिंग आहे, त्या मीटिंगमध्ये या तिन्ही जागेवर चर्चा होईल आणि चर्चेतून मार्ग काढला जाईल। आज संध्याकाळपर्यंत हा निर्णय होईल। एक मुद्दा असा आहे, बाबा तुमच्या बाजूला बसले, सातारा आणि भिवंडीमध्ये आतापर्यंत होऊ शकते चर्चा अशी की राष्ट्रवादी आणि त्यांच्या नेत्यांनी त्यांची इच्छा आहे की गुजरात चव्हाण उमेदवार असावे जेणेकरून तिथे निवडू शकतात। मुद्दा असा आहे की काही ठिकाणी आपण पाहिलं की वर्ध्याला पण पवार साहेबांच्याकडे कॅन्डिडेट नव्हते, आमचा कॅन्डिडेट त्यांनी घेतला। तर त्यांचे प्रस्ताव असतात, कारण आखरी मी मगाशी सांगितलं की मग उद्धव साहेबांचा गट असो किंवा पवार साहेबांचा गट असो, जिथं उमेदवार नाही, मेरिट नाही, अशा ठिकाणी आग्रही राहू नये। कारण की आपली सगळ्यांची आमची भूमिका आहे, त्यांची पण भूमिका तीच आहे की बीजेपीला महाराष्ट्रातून हद्दपार करायचा, त्या आधारावर हे सगळे निर्णय व्हावे। साताऱ्याचाही प्रस्ताव आलेला आहे जसं तुम्ही सांगता त्याप्रमाणे, पण त्या विषयावर पण आज चर्चा होईल। आणि मी तुम्हाला सांगतो की आम्ही सामोपचाराने, आमची भूमिका आहे की सामोपचाराने हे प्रश्न सुटावेत। पवार साहेब हे ज्येष्ठ नेता आहेत, उद्धव ठाकरे साहेब सुद्धा त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत आणि मला वाटतं की काँग्रेसने मांडलेली भूमिकेला ते मान्य करतील। मी सांगितलं, मी त्या बाबाचीच भूमिका सांगितली, मी पक्ष म्हणून भूमिका मांडली। हां, फडणवीस म्हणतात की वर्ध्यातून पवारांनी म्हणजे शरद पवारांनी वर्ध्यातून काँग्रेसला हद्दपार केला। बीजेपी हद्दपार व्हायला लागलेला आहे, त्याची चिंता करा म्हणा आमच्या मित्राला देवेंद्र फडणवीसांना। हां, उद्धव ठाकरे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो चीज कही कि हम कई जगहों पर प्रचार कर रहे हैं, शिवसेना कांग्रेस का भी प्रचार कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे स्थानीय ऐसी सीट पे अब कांग्रेस ने हमारा प्रचार शुरू कर देना चाहिए। शुरू हो गया। हमने कल ही आपने देखा होगा यवतमाल में फॉर्म भरा गया, सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस ही थे। तो ये अलायंस में इस तरह की बातें नहीं होती। आज हम लोग बात कर लेंगे। मैं कांग्रेसी हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस के स्टाइल में जवाब देता हूँ, बस इतना मेरा जवाब है। शिवसेना ने 21 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, क्या कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ी ये फिक्स हो चुका है? कम से कम हमारे इसमें किसके को जगह ज़्यादा मिली, ये हमारा किसका अपर हैंड है जगह बांटप में, ये हमारा डिसीजन नहीं है। हमने शुरुआत में कहा है कि हमारा डिसीजन यह है कि महाराष्ट्र में 48 जगह में महाविकास आघाड़ी जीते, उस आधार पर निर्णय हो, ये भूमिका हमारी है। किसको 22 मिली, किसको 25 मिली, ये हमारा डिसीजन नहीं है।
कांग्रेस की भूमिका पहले से ही मेरिट के आधार पर रही है और कांग्रेस उसी लाइन पे काम कर रही है। नाना, एक सवाल है, प्रकाश आंबेडकर ने लगभग 25 से 27 कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, जिसमें 9-10 जगहों पर कांग्रेस से आमने सामने है। कांग्रेस पक्ष हो या फिर एनसीपी शरद पवार ग्रुप हो, इन तमाम पार्टियों को प्रकाश आंबेडकर डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो आप लोगों के साथ अभी तक आप उनको ला नहीं पाए या वो आए नहीं। इस बार प्रकाश आंबेडकर जी बीजेपी को डैमेज करने वाले हैं, वो उनकी चाल है। तो अच्छा है, वो उनको डैमेज करे, क्योंकि जो लोग संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में है, तो वो संविधान बचाने के लिए, मैं खुद प्रकाश आंबेडकर जी ने शिवाजी पार्क में जो सभा ली थी, तो उसमें मैं भी शरीक हुआ था। तो उस समय में हमने ही कहा था कि जो लोग संविधान बचाने के लिए आगे आते हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी है। तो संविधान बचाने के लिए वो उनने अगर कैंडिडेट खड़े किए तो वो हमें डैमेज नहीं करेंगे, संविधान बचाने के लिए बीजेपी को वो डैमेज करेंगे, ऐसा हमारी सोच है। ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ ये Back to back बैठकें question. हुई? ऐसी इतनी बैठकें हुई आप लोगों की, कौन सी चीजें हुई जो इतनी अनबन हुई कि अभी तक एमबीए के साथ नहीं आ पाए? उनको आगे बोलने दो, फिर बाद में हम बोलेंगे। चलो, इसका सवाल है। प्रकाश आंबेडकर जी का ऐसा देखते हो कि उन्होंने आपको अटैक करते हुए ये बोला था कि आप बीजेपी के कोई नेता, कई नेताओं के साथ क्लोज हो, इसके लिए आप उनके लिए भी काम करते हो। प्रकाश आंबेडकर जी उन्होंने क्या बोला, मैं उसका जवाब, कल मैं अकोला में खुद जा रहा हूँ। हमारे उम्मीदवार, इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर अभय पाटिल, उनकी उम्मीदवारी के लिए मैं कल नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसका जवाब मैं कल अकोला में दूंगा। सातारा सीट है, टॉप भी उतनी ही है, जो चर्चाएं चल रही कि वहाँ अगर उदयराजे उसके खिलाफ और कैंडिडेट चाहिए तो पृथ्वीराज चौहान वो हो सकता है। क्या लगता है कि जैसे आपका इलेक्टोरल मेरिट बहुत जरूरी है, इलेक्टोरल मेरिट बताओ, उस शर्त के पृथ्वीराज चौहान हो सकता है? मैं आपको कहा ना, आज शाम को मीटिंग है 6:30 बजे, उसमें सब चर्चा होगी। बाबांना नाही सर, बोलायचं. मराठीत सांगाल की मैत्रीपूर्ण लढतीत काही अर्थ नाही, एकतर मैत्री करा किंवा लढा. मैत्रीपूर्ण लढतीत चुकीचा संदेश जाईल असं उद्धव ठाकरे म्हणतात. तर आम्ही पण कुठं म्हटलेलं आहे, आम्ही पण म्हटलेलं आहे की अजूनही आम्ही सामोपचाराने चर्चा करायला तयार आहोत, आणि आज संध्याकाळी 6:30 वाजता चर्चा आहे। पण आहे का प्रश्न असं काही आहे का तुमचं? आम्ही तुम्हाला सांगितलं 6:30 वाजता मीटिंग आहे, 6:30 वाजता मीटिंग आज होईल। मी ते सगळे प्रचार सोडून आज त्याच्यासाठीच आलेलो, आज हा विषय क्लोज करायचा आहे, त्याच्यासाठी मी आलेलो। ही शेवटची मीटिंग ठरणार आहे का? ही शेवटची मीटिंग आखरी मीटिंग आहे। त्या मीटिंग मध्ये तुमची भूमिका काय असणार नाही? आता मीटिंग मधली भूमिका मी आताच सांगेल तर कसं होईल? नाही, पण नाना, ही आखरी मीटिंग होती, मीटिंग झाल्यानंतर दोन आखरी नाही, जागा वाटपाच्या बद्दलचा हा जो विषय आहे तो आज आम्ही सामोपचाराने सोडवू। मी मगापासून तुम्हाला सांगतोय की आज सामोपचाराने सोडवू। जागा वाटपाचा हा शेवटचा टप्पा आहे। शेवटची बैठक आहे, टप्पा नको. मी सांगितलं ना, तुम्ही म्हणाल तेच उत्तर कसं देईन? हे निवडणूक आयोगासारखे 5 टप्पे नाही आहेत। हां, चला, थँक्यू। तुमचा निरोप पोहोचवू की हा शेवटचा टप्पा ठरावा? काँग्रेसला आम्ही तिथे शिवसैनिकांना काँग्रेसच्या उमेदवाराचा प्रचार करायला सांगितलं, त्यामुळे सांगलीच्या जागेवरती तुम्ही त्यांचा जो उमेदवार अरे मला ऐका ना, मी तुम्हाला मगापासून उत्तर देतोय। आज आमची चर्चा आहे, चर्चा बंद झाली नाही ना बाबा। तू असं काय करतोय? उद्धव ठाकरे साहेब काय बोलले ते शिवसैनिक आहेत, ते पद्धतीने बोलेल। थँक्यू।